आइए हम सभी लोग वितान पुस्तक से पहला पाठ सिल्वर वेडिंग पढ़ते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उस पाठ के लेखक के बारे में जान लेना आवश्यक है। ठीक है। सिल्वर वेडिंग पाठ मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं लेखक का परिचय आपको दूंगी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार रहे। वे एक श्रेष्ठ पत्रकार एवं टेलीविज़न धारावाहिक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। सन 1933 में जन्मे इस कथाकार ने हिंदी की सेवा अंतिम क्षणों तक की। ये दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत रहे। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादन का कार्यभार संभाला। सन 1984 में इन्होंने भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग की पटकथा लिखी। यह धारावाहिक कालजयी धारावाहिक बन गया है। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिया। इन्हें क्याप शीर्षक उपन्यास के लिए सन 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका निधन सन 2006 में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, व्यंग्य, साक्षात्कार, संस्मरण और टेलीविज़न धारावाहिक लिखे, जिनका परिचय इस प्रकार है। उपन्यास: कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद एवं क्याप। कहानी: टा प्रोफेसर षष्ठी बल्लभ पंत। व्यंग्य संग्रह: नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख: बातों बातों में 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह: लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। टेलीविज़न धारावाहिक हम लोग, बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बच्चों, हम लोग टीवी पर ये सब देखते थे, नेशनल चैनल पर आता था हम लोग, बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये सभी मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, इस कहानी के कहानीकार हैं मनोहर श्याम जोशी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग शीर्षक पाठ प्रसिद्ध कथाकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक अंकन किया है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण के फलस्वरूप भारतीय मूल्य किस तरह पीछे छूटते जा रहे हैं, इसी को आधार बनाकर प्रस्तुत पाठ की रचना हुई है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह भी उद्घाटित किया है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यद्यपि भारतीय मानस पर पश्चिमी संस्कृति हावी होती चली जा रही है, तथापि यह प्रभाव इतना अधिक नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत मूल्यों को तोड़ पाना या छोड़ देना असंभव है। यह कार्य स्थायी तौर पर तो संभव है, किंतु स्थायी तौर पर नहीं। पीढ़ी के अंतराल के कारण ही हमारा नायक, बच्चों, इस कहानी का जो नायक है वह है यशोधर बाबू। ठीक है, जो वैचारिक मतभेद के दंश को भोगने के लिए बाध्य हैं। पत्नी और बच्चे किसी भी स्तर पर उसे अपनाने या उसके लिए कुछ करने के पक्ष में नहीं हैं। इस पाठ के जो नायक हैं, मुख्य चरित्र जो है यशोधर बाबू का है, जो दकियानूसी विचारधारा को मानते हैं और उन पर वो अपने ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को हावी होने नहीं देते। जबकि उनकी पत्नी, जबकि पुरानी पीढ़ी की हैं, लेकिन बच्चों के आधुनिक विचारधारा में वह अपने आप को ढाल लेती हैं, लेकिन यशोधर बाबू बच्चों के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाते। तो पीढ़ी का अंतराल इस पाठ में दिखाया गया है, बताया गया है। पत्नी भी अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बना लेने में सक्षम हो जाती हैं।
अकेलेपन का त्रास भोगता है नायक यशोधर बाबू। यह पाठ प्रसिद्ध कहानीकार मनोहर श्याम जोशी रचित एक मार्मिक एवं अर्थ गंभीरता से युक्त पाठ है। सेक्शन ऑफिसर यशोधर परंपरागत मूल्यों का हर हालत में अपनाए रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आधुनिकता की वेदी पर इन मूल्यों की तिलांजलि दे दी जाए। यशोधर वक्त का पाबंद है। सिद्धांतवादी होने के कारण दफ्तर के अन्य लोगों के लिए वह परेशानी का कारण बन जाता है। एक दिन में वे 10 सिगरेट पी जाते हैं, जो कि उनके काम करने की शैली को कभी प्रभावित नहीं करती। यशोधर पंत जी सभी से मीठा व्यवहार बनाए रखते हैं। यद्यपि दफ्तर में आए नए लड़के चड्ढा से उनसे बदतमीजी की, किंतु वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते। हर बात का जवाब यशोधर बाबू के पास रहता है। यशोधर पंत को दिल्ली में सेटल करने वाले थे किशन दा। इस पाठ में किशन दा का नाम आता है बच्चों। किशन दा को यशोधर बाबू अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वो किशन दा के कारण ही हूँ। आगे इनके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं पाठ। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी यशोधर बाबू पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यानी ये उस समय की चर्चा हो रही है जब यशोधर बाबू अपने ऑफिस में रहते हैं और शाम का समय हो जाता है। सारी फाइल निपटाने के बाद उनकी निगाह एक बैग दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 5:25 हो रहा होता है। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी बड़ी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत मतलब होता है अपने साथ काम करने वाले लोग। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। जो उनके जूनियर थे वह सभी इन्हीं की वजह से बैठते थे कि जब ये उठें तब उसके बाद उनके जो छोटे जूनियर थे वो सब भी ऑफिस छोड़ कर के जाएं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी किशन दा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। किशन दा को वो अपने जीवन में आदर्श के रूप में मानते थे। किशन दा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनको अपने पास रख कर के पढ़ाया, इनकी नौकरी लगवाई और इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। तो ये हमेशा किशन दा की हर बात को याद करते हैं। उनका भी ऐसा ही व्यवहार था कि दिन भर काम करने के बाद जाते समय अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ी चुहलबाजी कर लेते थे, हंसी मजाक करते थे। तो उसी आदत को यशोधर जी ने भी अपना लिया था। आप लोगों की देखिए सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। ऐसा ही मजाक करते हुए वो ऑफिस से निकल ही रहे थे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंजी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल, वक्त सही देती हैं? यानी यशोधर बाबू अपने अधीनस्थ के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास प्रयास करते थे। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते थे। चड्ढा उनके साथ काम करने वाला अभी नया नौजवान था जो उस ऑफिस में आया था, तो उसकी आदत थी कि वह भी
अपने सीनियर थे जबकि यशोधर बाबू, लेकिन उनसे भी थोड़ी बदतमीजी से बातचीत करता था, हंसी मजाक में भी बातचीत करता। तो वो मजाक में पूछता है कि अरे बड़े बाबू, आपकी चूने दानी जो घड़ी वो लगाते थे वो बहुत पुरानी थी। तो उसको चिढ़ाते हुए कहता था कि अरे आपकी चूने दानी का क्या हाल है, वक्त सही देती हैं। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, उन्होंने भी यशोधर बाबू ने यशोधर पंत ने चड्ढा की इस धृष्टता यानी बदतमीजी को भी अनदेखा कर दिया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशन दा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। नहीं, उसने चड्ढा ने थोड़ी सी हंसी करते हुए कहा कि अरे ये तो बहुत पुरानी आपकी घड़ी हो गई है, थोड़ी नई ले लीजिए, नई ज़माने की डिजिटल आजकल घड़ियाँ आ गई हैं। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, ऐसा यशोधर पंत ने कहा। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजी स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठाकर ठहाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशन दा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोटी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से यशोधर पंत मैट्रिक पास करके आए थे और किशन दा के पास उनको शरण मिली थी। किशन दा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। अगर जिसको कोई जगह नहीं मिलती थी तो किशन दा उनको अपने पास रख लेते थे। मैच जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशन दा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशन दा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो इस प्रकार चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। ऐसे ही बात में उन्होंने ऑफिस में लोगों ने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगा और चाह कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। तो इस प्रकार ऑफिस में जितने भी लोग रहते हैं उनको पता चल जाता है कि आज उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। बच्चों, इस पाठ में सिल्वर वेडिंग इसीलिए नाम दिया गया है कि शादी की जब 25वीं वर्षगांठ होती है, 25 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसको सिल्वर वेडिंग के रूप में मनाते हैं। तो इसका पाठ का नाम भी यही दिया है। तो ठीक है, ऑफिस के लोग जितने भी होते हैं सब उनसे फिर दावत मांगते हैं कि अरे आज आपकी 25वीं सिल्वर वेडिंग है, अरे आप कुछ खर्च करिए। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशन दास से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। गोरे साहब मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है।
यशोधर बाबू ने जेब से बटुए और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पी लीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम यानी प्रथा नहीं है उस पर इंसिस्ट करना दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। उनको सब कुछ अनुचित लगता। समहाउ इम्प्रॉपर माने अनुचित है, ये हमारी परंपरा में नहीं है। ये सब अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, बर्थडे मनाना और मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। इस चीज़ को यशोधर पंत जी नहीं मानते थे। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती तब उसकी बात ही क्या सोचना। यानी बच्चे अब बड़े हो गए हैं, सब आधुनिक विचारधारा के हैं, सब चाहते हैं कि पिताजी थोड़े आधुनिक हो जाएं। लेकिन यशोधर पंत की सबसे कमी यही थी कि वो नई चीज़ों को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए परिवार में बहुत इनके प्रति जो बच्चों का सम्मान प्रेम होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आज यशोधर जी किशनदास के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते, पूजा पाठ करना, माने इस तरह की उनकी दिनचर्या होती थी। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो दे देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए।